अच्छा, आप लोगों ने करना ये, आपने आना है गूगल पे, लिखना है Node.js। इस पे जाएंगे वेबसाइट पे, यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड। अच्छा, ये मेरे लिए डाउनलोड कर रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। जब आप लोगों का डाउनलोड कंप्लीट हो जाए, आपने नेक्स्ट मैसेज करके इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे और अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, और टर्मिनल जो सर्च बार आती है वहाँ पे आप CMD लिखेंगे ना कमांड, तो टर्मिनल आ जाएगा आपके पास। जैसे लाइक मेरे पास ये टर्मिनल ओपन हो गया। डिफरेंसेस इसलिए हैं क्योंकि मैं मैक पे हूँ, आप लोग विंडो पे होंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंस फेस हो सकता है। आपने कमांड लिखनी है node-v, आपको ये नज़र आ जाएगा वेरिएंट। अगर ऐसे नज़र आ रहा है इट मीन आपके पास नोड इंस्टॉल हो गया है। तो क्या स्टेप बताया मैंने, गूगल पे जाना है, Node.js लिखना है, Node.js जाके डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड में आ जाएगा, उसको क्लिक करेंगे। जिस तरह आम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर देंगे। अगर वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, फिर अपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट में क्या लिखना है, node-v, क्या लिखना है, node-v। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास Node.js इंस्टॉल हो गया है। अब मैंने एक और काम करना है, npm-v। अगर ये भी आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है जब हम नोड इंस्टॉल करते हैं। तो ये दो चीज़ें आपके पास शो होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो आपका नोड से इंस्टॉल नहीं हुआ, तो फिर आप उसको क्या करोगे, अनइंस्टॉल कर दोगे। वो जो प्रोग्राम्स में जाके हम इंस्टॉल करते हैं दोबारा प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर लेंगे उसको। सही, नहीं पता लग रहा, गूगल पे जाना है, चले जाएंगे। हाँ जी, चेक कैसे करना है, आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है, नीचे सर्च बार बनी होती है, उसमें CMD लिखें तो एक विंडो आती है ब्लैक कलर की, वो ये है, ये वो विंडो, सेम विंडो है। अच्छा, उसके अंदर हम लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं उसमें। सही, लिख के एंटर दबाएं तो वो चलता है। अभी मैंने कुछ भी लिखा है, एंटर दबाया तो ये ऐसे चल रहा है। इसमें क्या लिखना है आपने, node-v। इसको हिट करेंगे तो ये कुछ आएगा। अगर कुछ आ रहा है तो मतलब ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं, ठीक नहीं हुआ। तो क्या स्टेप बताए फिर मैंने, गूगल पे जाना है, Node.js लिखना है, फिर डाउनलोड पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना विंडो में, फिर CMD ओपन करनी है। कहाँ पे, जो सर्च बार नीचे बनी होती है ना विंडो के राइट बॉटम में, वहां से फिर ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। उसमें क्या लिखना है, node-v। अगर ये कुछ आ जाए तो मतलब सही चल रहा है। इतनी बात समझ आई है या नहीं? अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है सर्च गूगल पे। क्या लिखना है, SURGE। लिखने के बाद आपने इसके यहाँ पे चले जाना है, पेज के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ये इसका मेन पेज है। अच्छा, इसके मेन पेज पे ये ब्लैक कलर का एक टैब सा बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपने ये वाली कमांड यहाँ से कॉपी करनी है, ये कमांड यहां से कॉपी करनी है, और फिर क्या करना है, कॉपी करने के बाद आपने उसी CMD में आ जाना है जहां पे आपने वेरिएंट चेक किया था node-v करके, वही टर्मिनल में। आपने इस कमांड को कॉपी करके इसको यहाँ पे ऐसे सेम कमांड पेस्ट कर देनी है, कॉपी एंड पेस्ट, वो इधर आ जाएगी। इसको हिट कर देना है, ये कुछ करने लग जाएगा फिर। अच्छा, अगर ये सारा कुछ करने के बाद सर्च SURGE गूगल पे, देन ये वाली कमांड आ गई थी, इसको कॉपी किया, फिर मैंने इधर आके पेस्ट किया। अगर ये एडिट
ऐसा कुछ आए आपके पास लिखा हुआ एडिट इतना कुछ इस तरह का, तो समझ लेना कि सही चल रही है कमांड, सही। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है। जैसे समझो ये मेरी असाइनमेंट है। अच्छा, जो मेरी असाइनमेंट बनी होगी तो उसमें क्या होगा, असाइनमेंट में हम असाइनमेंट जहां पे बनाते हैं वहां पे VS कोड ओपन कैसे करते हैं, राइट क्लिक करके VS कोड आ रहा होता है ऊपर वाली बार से सर्च करके या ओपन विद फोल्डर करके। तो समझो यहाँ पे मेरी वाली ये वाली असाइनमेंट पड़ी है और इसके अंदर index.html फाइल जो मैंने बनाई है उसमें बेसिक HTML है, ये इनका हमें नहीं पता। और यहाँ पे मैं कोई भी मतलब यहाँ पे मैं नॉर्मल अपनी असाइनमेंट 01 बाय ये मैंने असाइनमेंट समझो कंप्लीट कर दी ना, ये मैंने असाइनमेंट बना दी, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है इस लोकेशन पे जहां पे आपकी index.html फाइल पड़ी है। उसका तरीकाकार ये है कि उस फोल्डर के अंदर आपने अपना टर्मिनल ओपन करना है। तो मैं ड्रैग करके कर पा रहा हूँ, आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे, विंडो ओपन टर्मिनल इन फोल्डर। मुझे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं विंडो में नहीं है ना, इसलिए आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाने लगा हूँ। अच्छा, एक तरीकाकार तो यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है भाई, कोई इसको देख लेते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब। और एक तरीकाकार क्या है ये वाला, अच्छा जी, पहली इमेज वो क्या कह रहा है, यहाँ पे फॉर राइट फोल्डर पे करेंगे ओपन पावरशेल, इसको भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो ज्यादा रिकमेंडेड है, जिस फोल्डर में आपने काम किया है उसमें चले जाएंगे तो ऐसी बार नजर आएगी आपको ऊपर, है ना विंडो के अंदर, उस पर क्लिक करेंगे ना तो वहां पे हम कुछ लिख सकते हैं। तो आपने उस फोल्डर में जाके जहां पे आपने index.html फाइल बनाई है वहां पे जाके इस वाली बार के अंदर लिखना शुरू करना है CMD। लिखेंगे तो CMD ओपन हो जाएगी। अच्छा, CMD ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये सर्च में अगर हम जैसे सर्च में CMD लिख रहे थे, एग्जैक्ट इसी तरह CMD हमने लिखना है यहाँ पे, तो वो उस फोल्डर में CMD खोल देगा। उस फोल्डर में CMD खोलने का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने ये वाली CMD खोली हुई है developer@naveen MacBook Pro, इसमें ये वाली CMD अगर आप देखें तो ये कहाँ पे खुली हुई है, असाइनमेंट 01। तो आप लोगों के पास भी यहाँ पे लिखा आएगा असाइनमेंट 01, ये जो भी आपने फोल्डर ओपन किया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी CMD उस फोल्डर में खुलना जहां पे आपने काम किया है। तो मैंने कहां पे काम किया है अभी, इस असाइनमेंट 01 में index.html में, तो आपका भी वहां पे काम हुआ और वहां पे खुलना जरूरी है, खुल गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये समझो CMD आपका वहां पे खुल गया, आपने लिखना है सर्च। वो मुझसे क्या पूछ रहे हैं, वो पहली दफा ये पूछेगा लॉगिन और क्रिएट सर्च अकाउंट बाय एंटर ईमेल एंड पासवर्ड। तो अगर तो आपका पहले अकाउंट है तो आप लॉगिन कर लो उसी पासवर्ड क्रेडेंशियल से, अगर नहीं है तो साइन अप कर लो। हाँ जी, नजर आ रहा है अभी? मैंने क्या लिखा यहाँ पे आगे, SURGE टर्मिनल के अंदर, किस टर्मिनल के अंदर, जहां पे मेरी असाइनमेंट पड़ी है, जहां पे index.html पड़ी है वहां पे।
और लिखने के बाद क्या किया, सर्च एंटर कर दिया, तो फिर क्या होगा, ये वाला यूआई आ जाएगा। इसमें क्या लिख रहा है वो, अपनी कोई ईमेल दो, तो आपकी कोई भी ईमेल है वो दे दो। मैं जैसे दे देता हूँ server@eclosed.com, मैंने ये ईमेल दे दी। वो कह रहा है पासवर्ड दो, क्योंकि पासवर्ड दे देता हूँ। अब डेफिनेटली मैं बोलूँगा तो नहीं, क्योंकि आप चोरी ना कर लें मेरा पासवर्ड। तो ये आ गया। अच्छा, ये आने के बाद ये क्या कह रहा है कि आपकी प्रोजेक्ट का पाथ जो है ना वो ये है, ये चेक कर लो, ठीक है। वो कह रहा है आपके प्रोजेक्ट का पाथ ये है। क्या पाथ है, यूजर डेवलपर डॉक्यूमेंट टीचिंग वेब डिजाइनिंग असाइनमेंट 0-1, मेरा पाथ ठीक है। ये वो पाथ होना चाहिए जहां पे आपके प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो मेरा प्रोजेक्ट इसी में पड़ा है ना, मतलब ये वो पाथ होना चाहिए जिस फोल्डर के अंदर आपकी index.html पड़ी हुई है। ये जरूरी है, मैं क्या बोलूं, दोबारा बोलता हूं, ये पाथ वो पाथ होना चाहिए जिस फोल्डर के अंदर आपकी index.html की फाइल पड़ी हुई है। अगर नहीं पड़ी हुई तो फिर मसला है, इस पाथ में पड़ी होनी चाहिए। इंटर हिट कर दिया, फिर उसने एक लाइन ऑटोमेटिकली ऐड कर दी। मैं इसको कहूँगा कि ठीक है यही रहे, या आप ऐसा करो अपनी मर्जी के साथ। यहाँ पे पहले डॉट, 2 डॉट है ना इसमें, इसको ऐसे एरो से इधर लेके पहले डॉट से पहले इसकी सारी वैल्यू डिलीट कर दो और उसमें कुछ भी लिख दो। जैसे मैं लिख दूँ अपना नाम, नवीन वेब डिजाइनिंग बैच 3 असाइन 1, कुछ भी लिखा मैंने, यूनिट बना लिया। आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो वही आ जाएगा, हिट कर देंगे। अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है मुझे 2 फाइलें मिली है, मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ। जैसे ही अपलोड करेगा वो कह रहा है कि आपकी वेबसाइट इधर पब्लिश हो गई है। तो मैं जब इसको कॉपी करूंगा, नवीन वेब डिजाइनिंग बैच 3 असाइनमेंट 1, इसको हिट करके जब मैं टर्मिनल में आऊंगा तो क्या आ रहा है मेरे पास, इसका URL बन गया है। आप किसी को भी मैं शेयर कर सकता हूं तो वो मेरी असाइनमेंट देख सकता है। अच्छा है ना, ये आपकी वेबसाइट बन गई फ्री में। तो इसको आपने कॉपी करके क्या करना है, जब मैं यहां से, ये किसने सबमिट किया, अभी तो हमने पढ़, तो 9 क्यों किए, तो बहुत तेज है, उसने 9 कर सबमिट कर दिया। तो पढ़ तो लो ना, फिर 9 करेंगे। अच्छा, ये लिंक मिल गया, तो इस लिंक को वहां पे डाल के सबमिट कर देंगे। तो जैसे अभी हम यहाँ पे अगर सबमिट कर रहे हैं तो ये शेयर वाला लिंक है। अगर मैं इसको, जो मैंने आप लोगों को सेंड किया, इसको कॉपी करो तो ये आ जाएगा मेरे पास, सही है। इसमें ईमेल दे दी, बाकी चीज़ें डाल दी जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक हो गया। तो ऐसे, और यहाँ पे आ गया सर्च का लिंक। तो सर्च का लिंक क्या होगा, ये वाला लिंक। तो इसको हम सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। कर लेंगे आप सब लोग। तो सब लोग सर्च पे लिंक जनरेट करके यहाँ पे असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। हाँ जी, अच्छा, हमने क्या क्या स्टेप किए, कौन रिपीट करेगा मेरे साथ। सबसे पहला स्टेप क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या किया, Node.js लिखा, डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, सही है। दूसरा स्टेप, टर्मिनल ओपन किया, नोड लिखा, node-v, तो इसका मतलब है कि नोड सही हो गया। अभी आप इधर देखो ना, फिर इसलिए आपको समझ नहीं आ रही, ये हो गया। फिर अगला काम क्या दिया, फिर गूगल पे गए दोबारा, तो क्या लिखा, सर्च।
इसका पहला पेज ओपन किया, यहाँ पे ये ब्लैक करके आ रहा है, पहले वाली लाइन को कॉपी कर लिया, फिर CMD पे गए तो पेस्ट कर दिया ऐसे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर क्या किया, फिर अपने प्रोजेक्ट में चले गए, प्रोजेक्ट में जाके तो ये वाला काम किया, ये वाला, उसके ऊपर जाके CMD लिखा तो उसने CMD उस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर ओपन कर दिया। फिर क्या लिखा उसके अंदर, जैसे ये प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आ गया, क्या लिखा फिर मैंने, सर्च। अच्छा, इसमें अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी, जैसे अभी मेरा लॉगिन है ना ये वाला, तो ठीक है, अगर अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन नहीं है तो ये क्या करेगा, फिर ईमेल और पासवर्ड मांगेगा, आप कोई भी ईमेल और पासवर्ड वहां पे दे दें। नहीं, ये वो पासवर्ड नहीं है जो आपका जीमेल का पासवर्ड है, वो नहीं कहीं पे भी देते होते, वो आपकी प्राइवेट चीज है। ये कोई नया पासवर्ड आप रखोगे, कोई नया ईमेल, क्या नया, कोई अपनी मर्जी का पासवर्ड, सही। सेम पासवर्ड नहीं कभी भी लगाते हुए 2-3 अकाउंट पे, क्योंकि अगर कोई एक हैक कर लेगा आपके सारे अकाउंट हैक कर लेगा। तो कभी भी रूल क्या है, कभी भी 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सेम ईमेल यूज नहीं करनी और सेम पासवर्ड यूज नहीं करना, तो क्या मोर सिक्योर ना। कि अगर किसी ने मेरी एक ईमेल चुरा ली है और मेरा पासवर्ड चुरा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारे मेरे पासवर्ड चुरा, जैसे किसी ने मेरा फेसबुक चुरा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इंस्टाग्राम मिल जाए, उसको लिंक्डइन मिल जाए, उसको स्काइप मिल जाए, उसको हर चीज मिल जाए, तो वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम क्या करते हैं प्रोफेशनल्स, कि हर प्लेटफॉर्म की ज़्यादा ईमेल और हर प्लेटफॉर्म का ज़्यादा नंबर, हर प्लेटफॉर्म का ज़्यादा पासवर्ड, टू गेट मोर सिक्योर इन दी डिजिटल वर्ल्ड। अदरवाइज कभी भी हैकर हैक कर सकता है, दैट विल बी मोर डिफिकल्टी फॉर यू। और कभी भी उन ईमेल जिनके ऊपर तो मेरे प्राइवेट अकाउंट है, हम नॉट यूजिंग दोज ईमेल इन पब्लिक प्लेसेस। जैसे आप लोगों को मेरी एक ईमेल पता होगी, लैंग्वेज नॉलेज सर्वर, जो मेरी एक्चुअल ईमेल्स हैं वो कोई भी नहीं जानता है, वो मुझे पता है बस। जो मेरी एक्चुअल ईमेल्स हैं ना, जो प्राइवेट ईमेल्स हैं, उनके नाम भी कोई नहीं जानता है, बस समझ। उसकी रीजन क्या है, ताकि कोई जज भी ना कर सके कि मेरी एक्चुअल ईमेल्स क्या है। तो इसलिए आपने सिक्योर रहना है, इस तरह का काम कभी नहीं करना कि 2 प्लेटफॉर्म में सेम पासवर्ड दे दें, और पासवर्ड भी हमेशा सिक्योर देना, मतलब रिमेंबर पासवर्ड नहीं देना, एडमन या टेस्ट के ऐसे पासवर्ड नहीं देने, तो वेरी सिक्योर पासवर्ड जिसमें पर्टिकुलर केसेस हैं। खैर, ये तो आप लोगों को साइबर क्राइम से बचाने की कुछ टिप्स हैं, ताकि आप लोगों के अकाउंट्स हैक ना हो। अच्छा, आपने उस प्रोजेक्ट में बोला, फिर ये वेरीफाई करा रहा है कि आपका प्रोजेक्ट फोल्डर यही है जिसमें टेस्ट.html है। आपने क्या बोला, यस। फिर ये पूछ रहा है कि यार ये वाली मैंने क्रिएट किया है यूआरएल, आपको एतराज है तो आप सेकंड डॉट से पहले चेंज कर ले, अगर नहीं एतराज तो उसी को हिट करके वो यूआरएल बना दे, वो यूआरएल सबमिट कर दे। सही है, कर लेंगे। इसको ओपन करो, अभी इसको डिप्लॉय नहीं किया ना, अब दोबारा हिट करूंगा तो ये हो जाएगा। ये वाला उसके पास ऑलरेडी यूज हो रहा था, तो वो हमें करने नहीं दे रहा, हम कोई और ले लेते हैं उससे। एक तो उसके बाद इतने यूआरएल है, अगर किसी ने ऑलरेडी उसको लिया हुआ है ना, वो हमें नहीं करने देगा, फिर उसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना। जैसे अभी ये किसी के पास नहीं है, तो ये मेरा यूआरएल हो जाएगा। देखो, मेरे यूआरएल पे आप अपना कोड तो नहीं रख सकते ना, इसलिए वो उसको सिक्योर करता है। अब ये हमारा रिप्लाई हो गया, तो इस पर भी सेम चीज़ आ जाएगी, लेकिन ये यूआरएल बदल गया है क्योंकि हमने अभी कुछ और यूआरएल लगा दिया। सही है, और गुड, कर लेंगे सब। सही है, आगे चलें। असाइनमेंट कर लीजिएगा आप लोग। हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था, क्लास नंबर 3 कर लेते हैं, और आज हम क्या करेंगे, अच्छा जी, हम
कोड ओपन कर लेते हैं। इतना काम हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि बेसिक टैग्स हम लगाएंगे। अच्छा, सबसे पहले अभी हम देखो हमारा गोल क्या है, यूजर को इंफॉर्मेशन देना। उसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट गोल बताया था मैंने। सिर्फ यूजर को इंफॉर्मेशन देना मकसद है या कुछ और भी है? इंफॉर्मेशन लेना और देना, उसके अलावा जब अभी हम लेने की बात नहीं कर रहे, इंफॉर्मेशन देनी है, बस यूजर को दिखानी है। उसका मकसद क्या होता है हमारा कि उसको इंफॉर्मेशन ऐसे दिखानी है कि वो जल्दी बात को पिक करे, टाइम ना लगे उसको। ये हमारा मेन गोल होता है कि वो जल्दी अंडरस्टैंड करे ना बात, उसको स्ट्रगल ना करनी पड़े। अब ये कैसे अचीव होता है? उसके लिए हमने मल्टीपल टैग्स पढ़ने शुरू किए। हर टैग का एक अपना मतलब होता है। वो मल्टीपल बनाए क्यों गए हैं? ताकि हम चीजों को मल्टीपल वे के अंदर डिस्प्ले कर सके। ऐसे ही ना, एक पैराग्राफ का टैग बनाते सब कुछ उसमें भी लिख सकते थे, लेकिन मल्टीपल क्यों बनाए? क्यों बनाए मल्टीपल? ताकि बातें समझ आना शुरू हो, यूजर जल्दी बात को अंडरस्टैंड करें कि हम क्या प्रिजर्व करें। तो सबसे ज्यादा जो खूबसूरत चीज जो इंसान समझता है ना, लिखी हुई चीजों से भी बेहतर जो समझता है, दैट इज कॉल्ड पिक्चर्स। आपको मैं किसी बंदे का नाम बताऊं और उसकी पिक्चर बताऊं, नाम बताऊं और उसके साथ उसकी पिक्चर दिखाऊं, और एक के सिर्फ नाम बताऊं, कौन सी चीज ज्यादा रिमेंबरेबल है? पिक्चर में। कि इंसान की नेचर है कि इंसान तस्वीरें ज्यादा रिमेंबर रखता है। ऐसे है ना, कोई आपको बताए कि आपके मामू का घर वहां 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 ऐसे है, और कोई आपको वहां पे ले जाए। जब हम जाते हैं तो हम एक्चुअली क्या देख लेते हैं? पिक्चर। हम अपनी आंखें हमारी कैमरा है, तो हम लाइव पिक्चर देख रहा हूं मैं। तो जब आप लाइव उन गलियों में घूमते हैं, अपने मामू के घर में जाते हैं, आपको एक चीज इमेज बैठ जाती है कि आपका आप चूंकि गए थे ना वहां पे, तो अब जब कभी भी कोई बात होती है तो आप इमेजिन करते हो उसको कि आप क्या आपने क्योंकि देखा होता है उस चीज को, आप इमेजिनेट करते हो। अगर आपने कोई चीज कभी देखी नहीं है और आपको थ्योरेटिकली बता दी जाए, आप इमेजिनेट नहीं कर सकते, आपके दिमाग में वो इमेज नहीं आती है क्योंकि आपने कभी देखी नहीं। तो इंसान हमेशा, वैसे भी लिखने में आता है कि 1000 वर्ड लिखे हो और उसके अगेंस्ट एक पिक्चर लिखी हो ना, तो एक छोटी पिक्चर उन 1000 वर्ड लिखे से ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। ये स्टैंडर्ड है ना। इंसान हमेशा देखने से इंप्रेस होता है, देखने से लर्न करता है। बच्चा जो है छोटा जब होता है तो वो हमारे एक्सेंट देख देख के, यानी कि उसको किसी ने नहीं बताया होता कि ये सिलेंडर है, ये चूल्हा है, इसके करीब जाओगे या ये गर्म कोई चीज है, इसके अंदर हाथ डालोगे तो जल जाओगे। उसने देखा है, उसने प्रिजर्व किया है, अंडरस्टैंड किया है यार ये ऐसा करने से ऐसे होता है। अब उसकी जहन में इमेजिनेशन बन जाती है। जब इमेजिनेशन बनती है तो वो नहीं हो काम करता है। तो इसलिए देखने से इंसान ज्यादा लर्न करता है एज कंपेयर टू पढ़ने से। रीडिंग से ज्यादा जो आईसाइट पावर है ना इंसान की, देखना, कैच करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट तो इंफॉर्मेशन की जो हमें वेबसाइट में लोगों को दिखानी है, वो पैराग्राफ लिखने से बेहतर क्या है? पिक्चर्स दिखानी, ताकि वो अंडरस्टैंड करे, इमेजिनेट करे। तो पिक्चर लगाने के लिए हमारे पास टैग होते हैं IMG, ठीक है। और ये समझो सेल्फ क्लोजिंग टैग बना सकते हैं ना। सेल्फ क्लोजिंग और दूसरे टैग में क्या फर्क होता है? एक ही टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ओपनिंग तो होता है ना, इसका क्लोजिंग नहीं होता, ओपनिंग में क्लोज हो रहा होता है।
कि जहाँ ओपनिंग खत्म हो रहा होता है उसकी एंगुलर ब्रैकेट से पहले क्लोज हो जाता है, फॉरवर्ड स्लैश हो जाती है। तो अभी ये क्लोजिंग टैग है एक्चुअली, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, इसलिए इसको हम सेल्फ क्लोजिंग बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या चैलेंज हो सकता है? कि IMG का टैग लगा लिया हमने और यूजर को इमेज दिखानी है, लेकिन इमेज कौन सी दिखानी है ये तो बताना पड़ेगा उसको। अच्छा, उससे पहले आपको एक और बात फिर समझनी पड़ेगी, समझाता हूं मैं आपको वो बात, ताकि आपका सेंस जो है ना वो काम करे। अच्छा, ये मेरे पास एक H1 टैग है, इसमें मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। किसी को कोई एतराज हो इसमें? कोई एतराज किसी को नहीं है? हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ये हेलो वर्ल्ड ऐसा आएगा, किसने डिफाइन किए? H1 के टैग ने डिफाइन किए। अगर मेरी ख्वाहिश ये कहती है कि ये ऐसा ना आए तो फिर क्या करें? देखो ना, ख्वाहिश तो मेरी चलनी चाहिए ना। वो पहले ये अंडरस्टैंड कर लेना जो मैं कर रहा हूँ। ये हेलो वर्ल्ड मैंने दिखाया है, ये ऐसे आ रहा है, अगर तो ये ऐसे क्यों आ रहा है? आपको क्या दिमाग कहते हैं? H1 का टैग है, H1 का टैग का मतलब क्या है? बड़ी सारी हेडिंग दिखाता है। अगर मेरा दिल कर रहा है ना, दिल तो किसी का भी कर सकते हैं, मेरा दिल कर रहा है कि इस टैग का कलर ना ब्लैक ना हो, रेड हो, लेकिन H1 तो ये काम नहीं कर रहा, फिर मसला है ना। इसका मतलब H1 के अंदर ये पावर नहीं है, H1 के पास पावर नहीं है। क्या पावर नहीं है? H1 के पास इतनी सी पावर है बस कि टेक्स्ट को ना बड़ा करके दिखाओ दैट्स इट, और ब्लैक कलर में दिखाओ दैट्स इट। इसके अलावा इसके पास कोई कंट्रोल नहीं। HTML कहता है हर टैग को मैंने बनाया है कुछ कंट्रोल और कुछ पावर देके, कुछ डिफॉल्ट स्ट्रक्चर देके कि ये ऐसा नजर आए, लेकिन हर इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती इस तरह से। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उसने डेवलपर या इंसान के हाथ में वो पावर्स दी हैं, वो कंट्रोल्स दी हैं, जिसकी मदद से हम इसकी डिफॉल्ट पावर को चेंज करके ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। क्या समझे आप? H1 की बाय डिफॉल्ट पावर है कि इसमें बड़ा दिखना है, मोटा दिखना है, ब्लैक दिखना है और 32 पिक्सल का दिखना है, साइज है। मेरी ख्वाहिश है कि H1 H6 जैसा नजर आए, छोटा सा। देखो ना, ख्वाहिश तो कुछ भी हो सकती है। अब वो कहते हैं कि ऐसी ख्वाहिश पूरी मैं नहीं कर सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट तो ये ऐसे चलेगा, लेकिन मैं आपको ऐसी पावर देता हूँ जिसकी मदद से आप H1 की जो स्ट्रक्चर है ना, देखने का वे है, वो अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, कुछ भी तरह, किसी भी तरह। और इस किसी भी टैग में वो पावर ऐड करना, उसको हम बोलते हैं टैग के ऊपर एट्रीब्यूट लगाना। टैग के ऊपर एट्रीब्यूट लगाना। एट्रीब्यूट का क्या मतलब है? किसी भी टैग की बाय डिफॉल्ट कुछ पावर्स हैं, उसको ऊपर नीचे चेंज करना है तो हमें क्या यूज करना है? एट्रीब्यूट। तो इसका मतलब टैग बनाने का हमने एक सिंटैक्स सीखा था, वो क्या था? लेस देन, ग्रेटर देन, नेम, फिर कंटेंट आएगा, फिर ऐसे। इसका मतलब अगर मैंने
मैंने इस टैग की कुछ कंट्रोल को या पावर को अप डाउन करना है, उसको हम एट्रीब्यूट से कर सकते हैं। तो कोई एट्रीब्यूट का भी तो सिंटैक्स होगा ना, क्या क्या? अगर हम एट्रीब्यूट ना लगाएं चलते हैं चीजें, लेकिन एट्रीब्यूट ना लगाएं तो बाय डिफॉल्ट वो एक तरह से नजर आता है। अब उसका फ्लो अगर मुझे चेंज करना है तो फिर मुझे क्या लगाना है, उसका स्ट्रक्चर से एट्रीब्यूट लगाना। अच्छा, एट्रीब्यूट कैसे लगाते हैं? ओपनिंग एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में लगता है। एट्रीब्यूट हमेशा अगर सेल्फ क्लोजिंग हो तो फिर उसी में लग जाएगा, वो भी तो ओपनिंग ही है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही। क्लोजिंग सेल्फ क्लोजिंग में भी कब शुरू होता है? जब फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, तो समझो फॉरवर्ड स्लैश से पहले लग जाएगा। तो एट्रीब्यूट हमेशा किस में लगेगा? क्लोजिंग में लग सकता है? नहीं लग सकता। एट्रीब्यूट का सिंटैक्स है, सिंटैक्स क्या है? एट्रीब्यूट का नेम आता है, इक्वल टू का साइन आता है, ये वाली ब्रैकेट मतलब ये स्ट्रिंग आती है, या इसको कोटेशन कहते हैं अक्सर, ये कोट्स जैसा सिंटैक्स है ना। इक्वल टू के साइन के बाद कोट्स आते हैं, इसको इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू डिफाइन करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे तो सेम ले, जैसे मैं कहूँ इसका कलर क्या हो जाए, एट्रीब्यूट का नाम क्या है? कलर, इक्वल टू का साइन और वैल्यू क्या है? क्या समझे आप? एट्रीब्यूट किस में डिफाइन होता है? ओपनिंग टैग, और अगर सेल्फ क्लोजिंग या फिर फॉरवर्ड स्लैश से पहले पहले। एट्रीब्यूट का सिंटैक्स क्या है? एट्रीब्यूट का नाम आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा, एन उसके बाद एट्रीब्यूट की वैल्यू आएगी कोटेशन के अंदर। एट्रीब्यूट का सिंटैक्स क्या है दोबारा बताएंगे। एट्रीब्यूट का नाम है, इक्वल टू का साइन है, डबल कोटेशन और उसके अंदर उसकी वैल्यू। आगे अच्छा, अब एट्रीब्यूट डिफाइन कर। अब क्वेश्चन ये है कि भाई हमें कैसे पता लगेगा, कुछ भी लिख दें एट्रीब्यूट, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन कौन से एट्रीब्यूट एग्जिस्ट? जिस तरह हमें टैग का पता लग रहा है पढ़ के। अनलिमिटेड एट्रीब्यूट्स नहीं है, एट्रीब्यूट्स भी लिमिटेड हैं। वो कौन कौन से हैं, उनकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ये लर्निंग करने से पता लगेगा। ये भी अनलिमिटेड, जैसा मैंने बोला ना, तो मैक्सिमम 100 टैग होंगे, वो 20-30 तो हमने पढ़ लिए हैं, वो 50-60 और होंगे। इसी तरह के 10-15 एट्रीब्यूट होंगे, तो वो कोई अनलिमिटेड एट्रीब्यूट्स नहीं है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात है, जैसे जैसे करते जाएंगे समझ आती जाएगी। अच्छा, अब इतनी बात सबको समझ आ गई एट्रीब्यूट की। इसको हम फिलहाल उड़ा देते हैं, ये एट्रीब्यूट को समझाने की खातिर आपको मैंने की। तो हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग है इमेज, इस पे एट्रीब्यूट कैसे लगेगा? फॉरवर्ड स्लैश से पहले लगेगा या बाद में? पहले, ये मैंने बताया था आपको। एट्रीब्यूट कैसे लगता है? नेम इक्वल टू वैल्यू। अभी मैंने कोई एट्रीब्यूट आपको बताया है तो इसलिए ऐसे चल रहा है। अच्छा, अब एक एट्रीब्यूट मैं आपको पढ़ाता हूं जिसका नाम है प्लेस ALT और सही है। इसकी वैल्यू कर देते हैं, ये भी मैं कह देता हूं कि ये इमेज है, इमेज रिलेटेड टू असाइनमेंट, ऐसा कुछ लिखती है। ये एट्रीब्यूट है या नहीं? एट्रीब्यूट की 3 चीजें बताएंगे, एट्रीब्यूट का नेम, इक्वल टू का साइन, एट्रीब्यूट की, ये तीनों चीजें इसमें हैं या नहीं? नेम क्या है? ALT ऑल्ट,
अल्टरनेटिव बोलते हैं इसको। इक्वल टू का साइन और वैल्यू मैंने कुछ भी लिख दी है, इमेज रिलेटेड टू दी असाइनमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, या इमेज रिलेटेड टू दी एप्पल, अगर आप कोई एप्पल की फोटो लगा रहे हैं कुछ भी। अब क्या हो रहा है, एक इमेज का आइकन बन गया और उसमें क्या लिखा है असाइनमेंट, लेकिन इमेज शो नहीं हुई। सही है, इमेज शो नहीं हुई। एक तो इमेज है ही नहीं है हमारे पास, तो शो कैसे होगी, तो इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं। फिर ये ना अच्छा नहीं, ये सही। अच्छा जी, हम कर देंगे टीचिंग में, वेब डिजाइनिंग में HTML5 क्लास नंबर, उसी फोल्डर में हमने इमेज भी सेव कर दी। अच्छा, इमेज आ गई हमारे पास। ये इसका नाम हम चेंज करके सिर्फ apple.jpg कर देते हैं ताकि और क्लैरिटी हमारे पास आ जाए। और इसको कहते हैं इमेज रिलेटेड टू दी एप्पल, क्योंकि अब बाकी एप्पल के रिलेटेड इमेज है। तो हम यहाँ पे जाएंगे तो ये आ रहे हैं रिलेटेड टू दी एप्पल, लेकिन इमेज शो नहीं हुई। अच्छा, इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट अगर IMG के अंदर आर्ट भी ना लगाएं तो कुछ भी शो। अब इसकी पावर को मजीद इंक्रीज किया कैसे, आर्ट लगा के। आर्ट क्या करता है, अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो ये खुद हो जाता है। थोड़ी सी पावर इंक्रीज हो गई, हमें कुछ ना कुछ नजर आने लगे। अब मजीद पावर इंक्रीज करनी है, एक्चुअल इमेज शो करनी है, तो हमें एक एट्रीब्यूट लगाना है दैट इज कॉल्ड सोर्स, SRC इक्वल टू साइन वैल्यू। ये एट्रीब्यूट ही है। कैसे पता लगा? अच्छा, इसकी वैल्यू में क्या लिखना है, हमने इमेज का नाम, इमेज का पाथ क्या है, apple.jpg। बहुत बढ़िया है, दो घूमी जा रही हैं। सही है, इमेज आ गई। अच्छा, लेंस बोर्ड भी हमें बड़ी लग रही है, इसको छोटा करना है तो क्या करें फिर? बाय डिफॉल्ट तो जो एक्चुअल आती है वही, अब इसकी पावर को फिर छेड़ना है थोड़ा, तो क्या करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। और अब एट्रीब्यूट का नाम क्या है, कोई भी एट्रीब्यूट आगे पीछे लगाते फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे एट्रीब्यूट मतलब इसके साथ में आगे एट्रीब्यूट नहीं लिखना, एट्रीब्यूट के दरमियान स्पेस होनी चाहिए। तो एट्रीब्यूट का नाम है विड्थ, और उसको क्या दूं 50 पिक्सल। अगर मैं सेव करूंगा तो ये देखें कितना छोटा होगा। तो बाय डिफॉल्ट बड़ा सारा नजर आ रहा था, अगर मैंने इसकी विड्थ को छोटा करना है तो अब उसने मुझे कंट्रोल दिया विड्थ की एट्रीब्यूट के साथ। अगर मैंने इसकी हाइट को छेड़ना है तो कैसे करूंगा, हाइट इक्वल टू, ये भी एक एट्रीब्यूट है, मैं कह देता हूं 500 पिक्सल। तो ये चीज ही लगी क्योंकि विड्थ इतनी कर दी, हाइट इतनी ज्यादा कर दी। इसको भी 500 कर देंगे तो ये थोड़ा इस तरह से नजर आ जाएगा। अगर नहीं लगाएंगे तो एट्रीब्यूट का इफेक्ट नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट जैसे पिक्चर आ रही है वैसे ही। ओरिजिनल कितने पिक्सल की है, यहां से जाके आप गेट इन्फो होती है ना, राइट क्लिक करते हैं तो ये है जी 500 बाय, इसकी डायमेंशन 500 पिक्सल विड्थ है और 650 हाइट है। लेकिन हम पिक्सल होते हैं एक डॉट को, तो हम सीक्वेंस में शो करते हैं इंटीजर वैल्यू। इतनी बात समझ आई सबको? इमेज लगाने का तरीका सबको समझ आया या नहीं? और
एट्रीब्यूट भी आपको पढ़ा है, कौन कौन से? आर्ट, सोर्स और विड्थ और हाइट। एसआरसी सोर्स। अब ये ना पूछिएगा कि इसको आईएमजी ही क्यों कहते हैं। और कोई बेवकूफ था, उसने कहा आईएमजी ठीक है, क्या पूरा इमेज रिपोर्ट थक जाता है ना ऐसे इमेज है, उसमें क्या ना आईएमजी, यदि मैं उसमें सोर्स लिखूं पूरा ऐसे तो एसआरसी कर देता हूँ, समझदार करता था ना, इसका टाइम ना जाए हो। अच्छा, अब इमेजेस लगाना समझ में आ गया हमें, ऐसे ही सही है। अच्छा, इमेज के साथ अब हम एक काम कर लेते हैं। अगर हम अक्सर जब कुछ चीजों को हमें लिस्ट में डिफाइन करना था, मतलब बुलेट पॉइंट्स बना के हम लिखते हैं, जब आप लोग एग्जाम देते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बुलेट्स बना के लिखते हैं ताकि टीचर उस पर फोकस करें ना, मार्क्स ज्यादा मिले। तो अगर ऐसी रिप्रेजेंटेशन या इस तरह से यूजर को दिखाना है बुलेट पॉइंट्स में, तो हमारे पास एक टैग होता है अनऑर्डर लिस्ट यूएल, उसके लिए चाइल्ड टैग होता है लिस्ट आइटम एलआई। जैसे मैं कहता हूं इंग्लिश, एक और एलआई बना लेते हैं उर्दू। और यूआई में देखें अगर तो यहाँ पे 2 पॉइंट बन गए इंग्लिश और उर्दू। इसके ऊपर हम लगा सकते हैं मे बी एक H3 टाइप में इमेजेस, तो वो हमें ऐसे नजर आए, ठीक है। तो अगर लिस्ट बनानी हो तो हमारे पास कौन सा टैग है? यूएल। और लिस्ट के अंदर क्या बनते हैं? लिस्ट आइटम्स। अच्छा, यूएल के अंदर क्या बनते हैं? लिस्ट आइटम। तो जितने आपने पॉइंट्स बनाने हैं उतने आप क्या करोगे? लिस्ट आइटम्स बनाओगे। यूएल का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट। ऐसा इसका एक और टैग होता है, इसी का मतलब इसको मैं चेंज करता हूं। सब कुछ सेम है, बस यूएल की जगह ओएल। ओएल का मतलब क्या होगा? ऑर्डर लिस्ट। क्या मतलब होगा? ऑर्डर लिस्ट। तो इसमें कैसे शो कर रहा है वो? डॉट। और इसमें 1 2। अगर आपने 1 2 3 4 इस तरह से सीक्वेंस बनाने ग्रुप पॉइंट्स बनाने, तो फिर आप पेरेंट टैग कौन सा लगाओगे? चाइल्ड टैग तो एल आई है, यानी कि लिस्ट के अंदर जो आइटम है वो हमेशा एल आई से ही बनेंगे, लिस्ट आइटम। लेकिन पेरेंट अगर आपने ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो ओएल टैग यूज करेंगे, अगर अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो यूएल का टैग इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें चीजों को सीक्वेंस में दिखाना है 1 2 3 तो कौन सा टैग यूज होगा? ओएल। और उसके अंदर कौन सा टैग यूज होगा? एलआई, लिस्ट आइटम। और अगर हमें चीजों को दिखाना है अनऑर्डर यानी डॉट्स में दिखाना है तो फिर यूएल और उसके अंदर एलआई का टैग इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर आप लोग पूछेंगे एक लिस्ट के अंदर क्या एक और लिस्ट बन सकती है या नहीं बन सकती? कैसे? इसमें क्या करते हैं हम? यहां पे एक और यूआरएल बना दें, उसके अंदर नेस्टेड लिस्ट। तो क्या किया उसने? अगर आप एक एलआई के अंदर जाके एक और यूएल या एलआई लगाते हैं तो वो उसके
उसकी नेस्टेड लिस्ट बन जाती है। तो आप कितना नेस्टेड में जा सकते हैं? अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं। सिर्फ यूएलएलआई लगाते जाएंगे तो आपका नेस्टेड लिस्ट में। ऐसा भी कर सकते हैं जो आपने नेस्टेड लिस्ट बनानी है वो ओएल बना लें। एक एलआई बनाई हुई है, उसके अंदर आप ओएल, अब नेस्टेड लिस्ट हमारी क्या बन जाएगी? ऑर्डर लिस्ट। लेकिन इसका ये दोनों स्ट्रक्चरल टैग है ना, स्ट्रक्चरल है ना, स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट आ रहा है। उनके कभी वन आ रहा है, कभी डॉट आ रहा है, तो स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट आ रहा है ना, तो इसलिए स्ट्रक्चरल टैग कहलाएंगे। तो आज हमने फिर क्या कवर किया कि ये असाइनमेंट कैसे सबमिट करनी है, सर्च पे कैसे डिप्लॉय करना है, और अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं, और नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनेगी, उसके साथ इमेज कैसे लगाना। अच्छा, एक और लिस्ट होती है, 3 तरह की टोटल लिस्ट होती हैं, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन है DL, डेफिनेशन लिस्ट। अच्छा, उसके अंदर होता है डेफिनेशन टाइटल डेटा और डेफिनेशन डाटा। जैसे हम अक्सर कुछ लिखते हैं ना, तो टेक्स्ट वगैरह लिखना, किसी चीज की डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है तो हम जैसे ऐसे हम अगर वाटर को डिफाइन करें तो ऐसे कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन टाइटल है और ये डेफिनेशन है डाटा है। तो इस लिस्ट को क्या बोलते हैं? डेफिनेशन लिस्ट। तो टोटल कितनी किस्म की लिस्ट होती है HTML में? कौन कौन सी? अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनती है? अनऑर्डर लिस्ट UL, और उसके अंदर जो आइटम्स हैं ये वाले, ये कैसे बनते हैं? LI। और ऑर्डर लिस्ट कैसे बनती है? OL, और उसके अंदर जो आइटम है वो कैसे बनते हैं? LI। और डेफिनेशन लिस्ट कैसे बनती है? DL, और उसके अंदर जो डेफिनेशन की टाइटल है वो कैसे लिखते हैं? DD, और उसके अंदर जो डेफिनेशन का डाटा है वो कैसे लिखते हैं? DD, डेफिनेशन डाटा। और अगर कोई नेस्टेड लिस्ट बनानी हो तो LI के अंदर दोबारा OL या UL टैग, उसमें फिर LI टैग। सही है? तो ये चीज हमारी हो गई। आज हमने लिस्ट कितनी किस्म की होती है वो पढ़ ली। 3 किस्म की लिस्ट होती है। फिर इमेजेस कैसे लगानी है और सर्च पे डिप्लॉय कैसे करना है।